हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इकट्ठा कर करके ढूंढ करके निकाला है और मैंने प्रयास किया है कि हर एक ऑप्शन डिटेल से विस्तार तरीके से बताया जाए ताकि विद्यार्थी कम क्वेश्चंस पढ़े लेकिन मैक्सिमम अधिकतम क्वेश्चंस को वो डील कर सके, बना सके, सोल्व कर सके। और मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं अभी पेश करने जा रहा हूं, एक कम समय के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप अंत तक सभी क्वेश्चंस को आप देख जाएं, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से अमन नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। पौधे में जो जनन अंग होता है वो कहां पाए जाते हैं। जड़ में जनन अंग नहीं होता है। पुष्प में जनन अंग, जी, पुष्प में जनन अंग होता है, तना में नहीं होता, फल में नहीं होता है। यानी पुष्प में, पौधे के जो है पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। जनन अंग अगर बोला जाए तो आप समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, ये आपका जनन अंग मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पौधे में जो जनन अंग होते हैं, पुष्प में इस तरह का जनन अंग होते हैं। देख लीजिए, इस तरह का जनन अंग होता है। ये आपका, इसको कहते हैं स्त्री केसर, इसको कहा जाता है स्त्री केसर। और ये आपका, ये वाला जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जिसको कहा जाता है अस्टिग्मा, अस्टिग्मा है। और ये वाला जो डंटल टाइप का जो भाग होता है इसको अस्टाइल कहा जाता है, जिसको हिंदी में वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। और ये वाला जो आपका होता है इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहा जाता है, इसको हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। ये पुष्प का जो है मादा जनन अंग है, जिसको हम लोग कंप्लीट, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। ये जो है आपका, ये तीनों भाग जो है स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर इसको कहा जाता है। जो मादा जनन अंग है पौधों का, पुष्प का, ये मादा जनन अंग होता है। तो आपका इसमें कहा गया है कि जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पुष्प में, जबकि इसी में आपका जो है इसको स्त्री केसर कहते हैं। और इसका पुंकेसर होता है जो इस तरीके से निकलता है, इसको पुंकेसर कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, दो भाग इसका होते हैं, जिसको एंथर कहते हैं, एंथर कहा जाता है, एंथर कहा जाता है, जिसको प्रागकोश कहते हैं, प्रागकोश कहा जाता है, एंथर को प्रागकोश कहते हैं। और ये आपका जो होता है इसको तंतु कहा जाता है, ये आपका तंतु होता है। यानी जो पुंकेसर होता है उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, जबकि स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, अस्टिग्मा, अस्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जबकि जो पुंकेसर होता है इसके दो भाग होते हैं, प्राकोश, जिसको एंथर कहा जाता है, और दूसरा तंतु होता है। दूसरा क्या होता है, तंतु होता है। यानी इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, करेक्ट होगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, हरे पौधों में होता है। बहुत सारे विद्यार्थी जब क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, तो वो जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो जब जानते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जानता है तो उसको आसान समझ लेता है और लगता है कि जब हम जान रहे हैं तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये विद्यार्थियों की गलतफहमी है, इस गलतफहमी से आप बचें।
हर एक टीचर या कोई भी शिक्षक वही क्वेश्चंस को आपको बताते हैं जो प्रीवियस होता है, जो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है उसी लेवल का क्वेश्चन बताया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाता है और उसी के स्टैंडर्ड पैटर्न पर आपको हर एक क्वेश्चन को बताया जाता है। क्वेश्चन आसान और हार्ड नहीं होता है, आप जानते हैं तो आसान हो गया और नहीं जानते हैं तो हार्ड हो गया, यही क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको आसान और हार्ड से मतलब नहीं है, बल्कि आपको जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चंस तो टीचर रूबरू करवाते हैं और बताने का भरसक प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो किससे निकलती है? जल से निकलती है, ग्लूकोज से निकलती है, CO2 से निकलती है, डिक्टियासोन से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब निकलता है तो ठंडापन महसूस होता है और ये कब होता है? जब वो जल से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलती है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में पेड़ पौधों के नीचे बैठने में ठंडापन महसूस होता है। अगला है जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? जठर ग्रंथि होता है, एक ग्रंथि कहां पाया जाता है? यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। आपको पता होनी चाहिए कि जठर ग्रंथि जो होता है यकृत में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगर आपका लीवर ऑप्शन ना रहे तो आप आमाशय मारेंगे, लेकिन यदि यकृत भी शामिल है तो आपका जो है जठर ग्रंथियां यकृत में पाया जाता है, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जो हमारे भोजन के साथ सूक्ष्मजीव चले जाते हैं उसको नष्ट करने का भी काम करता है HCl। हर एक क्वेश्चन अंत तक देखें, एकदम अलग सबसे अलग मिलेगा और डिटेल्स की जानकारी आपको होगी, ताकि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे अगले क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा। अगला है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में ये संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? जो इथाइल अल्कोहल बनता है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है? आपको पता होनी चाहिए श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है, वायवीय श्वसन जो होता है, जीवों में, जंतुओं में, बड़े जीवों जंतुओं में, मनुष्य में, पेड़ पौधों में, इसमें वायवीय श्वसन होता है। जबकि सूक्ष्म जीव, ईस्ट हो गया या परजीवी कृमि हो गया, इसमें जो है अवायवीय श्वसन होता है, जो किण्वन के माध्यम से अल्कोहल का निर्माण करता है। यहां पे आपको दिया गया है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। वायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन, और जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है, यानी बी इज द करेक्ट। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंटरनल जो ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। इसमें पिट्यूटरी जो होगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये ब्रेन का अंदर का पार्ट होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। अगला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जब वायवीय होता है, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसमें पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास, वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। जब जल की ह्रास होगी, माने जल ह्रास का मतलब कमी, तो जब इस प्रक्रम में जल का ह्रास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागन, निषेचन, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल का ह्रास होता है, जल वाष्पीकृत हो जाती है।
यानी इसमें जल की हरासमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग जो है ग्वाइटर इसको कहते हैं घेंघा रोग, जो गला में इसमें क्या होता है, सोलिंग हो जाता है, सूज जाता है और ये पूरा सोलिंग इतना लटक जाता है, इसको कहते हैं घेंघा बीमारी। क्या कहते हैं, इसको घेंघा बीमारी कहा जाता है, जो आयोडीन की कमी से होती है। इसमें थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के इन्फेक्शन से ये बीमारी होती है। और थायराइड ग्लैंड जो है अच्छी तरह से तभी काम करता है जब व्यक्ति भोजन के माध्यम से आयोडीन का इस्तेमाल करता है, यानी आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। और आयोडीन जो होता है इसीलिए व्यक्ति को, इंसान को, मनुष्य को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहा जाता है। हम लोग पहले आयोडीन बचपन में सुनते थे कि घेंघा नामक बीमारी हो जाती है, आयोडीन की कमी से हो जाती है। तो बचपना में आयोडीन का मतलब होता था कि नमक हम कम खाते हैं इसलिए घेंघा बीमारी हो जाए। घोर घोर करके पीते थे, माने गिलास में घोर घोर करके पीते थे। किसी किसी को देखते थे गला लटका हुआ है, पता चलता था कि इसको घेंघा बीमारी है। तो किसके कमी से, तो डॉक्टर बताया कि आयोडीन की कमी से। तो विटामिन वाई आयोडीन क्या होता है, तो बचपन में समझ में नहीं आता था, कहता था कि नमक जो है कम खाता है। तो हमको लगा कि अच्छा नमक कम खाता है तो हम नमक बढ़ा देते हैं, तो घोर घोर करके एक गिलास पीते थे। और रोटी प्याज जब खाते थे, रोटी प्याज, तो उसमें नमक गुड़ी ले करके रोटी प्याज खत्म कर करके नमक गुड़ी मिला कर करके घोर घोर करके पीते थे। आयोडीन एक गलत सिद्धांत था, बचपना था, नहीं जानते थे। इसमें आयोडीन का कमी का मतलब ये नहीं कि घोर घोर करके नमक पीजिए, इसका मतलब ये हुआ आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कीजिए। तो आयोडीन युक्त नमक आप जैसे बहुत सारे पैकेट में आता, उसमें लिखा हुआ रहता आयोडीन युक्त, तो वैसे नमक का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको घेंघा नामक बीमारी से सुरक्षा प्रदान हो सकती है, मिल सकती है। यानी घेंघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, गलत, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा नामक रोग होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। या आयोडीन जैसे हम लोगों को जो आपका नॉनवेज होते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, जो समुद्री मछली होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो समुद्र एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं उसमें ये बीमारी बहुत कम देखने को नहीं के बराबर मिलता है, क्योंकि उनको जो है वो जो आपका नॉनवेज होते हैं, मछली वगैरह खाते हैं, उससे भी आयोडीन प्राप्त हो जाता है। गौर फरमाएंगे, हमारा एक क्वेश्चन अन्य का 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। ध्यान से समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। अगला है, रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव, रक्त में जो हल्का पीला रंग होता है, चिपचिपा द्रव होता है, को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं, सफेद रक्त कहते हैं, उसको सीरम कहा जाता है। रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सीरम कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, सभी एकदम बारीकी से समझने और सीखने का भरसक प्रयास करें। और इसको रिवीजन पूरा, अभी जो 10-15 दिन का एग्जाम है, 10-15 दिन का जो आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन कर जाइए। नया मत सीखिए, अभी नया सीखने का टाइम नहीं है। नया के फेरा में सब पुराना जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारा मैटर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वैसे क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से रिवीजन कीजिए, बस आपका बेहतर एग्जाम जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, जो रक्तचाप मापा जाता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो हम मापते हैं, बीपी हाई है या लो है, ये किस यंत्र से मापा जाता है, उसी यंत्र का नाम बताना है। तो आपका है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है वो जो जिससे धड़कन मापा जाता है, जिसको हम आला कहते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है, उससे हृदय की धड़कन मापी जाती है। तो आपका स्टेथोस्कोप नहीं होगा। एमीटर क्या है? ये आपका धारा मापी यंत्र है, एमीटर, जिससे धारा मापा जाता है, उसी को एमीटर कहते हैं। और लैक्टोमीटर जिससे होता है दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध में कितना पानी है, कितना क्रीम है, कितना फैट है, तो उस
फैट क्रीम शुद्धता को मापने वाले यंत्र जो होता है लैक्टोमीटर होता है, तो ये दूध मापा जाता है, यानी स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है आपका रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। हर एक पॉइंट को आप देखें, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप डिटेल से समझने और भरसक सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है किसमें? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है जंतुओं में, पौधों में, दोनों में, नन। पौधों में पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। इसीलिए गर्मी के दिनों में देखते हैं कि पौधों के नज़दीक बाग बगीचे में लोग ठंड फीलिंग करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, इसलिए क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो जब वाष्प का उत्सर्जन होगा तो ठंडा फीलिंग होगा, ठंडा महसूस होगा, इसलिए किस में होता है? पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? यानी उसमें खुला होता है, उसमें जो है आपका नस नाड़ी नहीं होता है, पूरा खुला ओपन रहता है। तो वैसा परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? ऊंट में नहीं, घोड़ा में नहीं, तिलचट्टा, मानव में, तिलचट्टा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एकदम स्टार लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तिलचट्टा में, एकदम याद रखिएगा, तिलचट्टा में। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? हमारा जो ब्लड है वो रक्त क्या है? ऑप्शन क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, नन है। देखिए रक्त क्या है, तो रक्त जो हमारा ऑप्शन के हिसाब से है उसमें सबसे सटीक जो होगा उत्तक है। पदार्थ तो दुनिया का हर एक चीज पदार्थ है, तो वो नहीं है, लेकिन आपको सही में से भी जो सबसे बेस्ट सही है उसको आपको चूज करना होता है ऑप्शन में। तो रक्त क्या है? उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक, जिसको टिश्यू कहते हैं, तो रक्त उत्तक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक रंग के कारण होता है? जो टॉयलेट होता है, मूत्र होता है, उसका पीलापन होता है। देखते हैं पीलापन, कभी कभी गर्मी के दिनों में ज्यादा पीला हो जाता है। क्यों? हमारे शरीर से जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब पानी अधिक पसीना के माध्यम से, उसको वाष्पोत्सर्जन नहीं कह सकते हैं, लेकिन पसीने के माध्यम से अधिक निकल जाता है, कम पानी पीते हैं। या कभी कभी देखते होंगे जब हमारा तबीयत खराब होता है, बिगड़ जाती है तबीयत, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब अधिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीला हो जाता है। तो कहा जाता है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, वर्णक मतलब रंग होता है, किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एकदम डटे रहिए, अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए डटे रहिए, अडिग रहिए। बस कम समय है, कम समय में जो तैयारी आपकी होती है, लास्ट 10 दिन की तैयारी पिछले 10 महीने की तैयारी के बराबर होता है। इसलिए अभी एकदम हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, खुद पर भी, पढ़ाई पर भी, और कैसे हम स्वस्थ रहें इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। समय का पालन करना होगा। समय और रुपया कैसे जाता है किसी को पता नहीं चलता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि वैसे जंतु जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, वैसे जंतु जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है उसी को उभयलिंगी कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है, हाथी है नहीं, गाय है, कुत्ता है, केंचुआ, ये सब नहीं है, तो इसका मतलब केंचुआ है। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है, इसमें दोनों लिंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यूरिया जो होता है रक्त में कहां से प्रवेश करता है? जो हम लोग यूरिन करते हैं वो रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? वृक्क में, फेफड़ा, यकृत, नन। तो वृक्क नहीं, वृक्क तो यूरिया ब्लड को साफ करता है, यूरिया को मतलब से अलग करता है। फेफड़ा तो लंग, फेफड़ा होता है, श्वास यहां से हम लेते हैं, यहां से नहीं। यकृत आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यकृत से। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? CFC, DDT, ATP, नन। DDT होगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि जब हम फसल को उगाने के लिए, अच्छी तरह से उपज बढ़ाने के लिए, कीट पतंग से बचाने के लिए कीटाणु नाशक का हम लोग प्रयोग करते हैं।
जैसे डीडीटी या बहुत सारे स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं ताकि हमारा पैदावार अधिक हो, कीट पतंग से बचाया जा सके फसल। तो वो क्या होता है, जो हम रसायन का इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी के माध्यम से फसल तक पहुंच जाता है, अनाज तक पहुंचता है और उस अनाज को हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर तक, हमारे ब्लड में वो जा करके रसायन मिल जाता है इनडायरेक्टली रूप में। जब हम जैसे फल है उस पर कीटनाशक दवा का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी में खाद्य पदार्थ उर्वरक रासायन खादों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो है मिट्टी के माध्यम से कहाँ फल तक पहुंच जाता है, फल कि उसमें जो है अंदर में पदार्थों में मिल जाता है, उसको हम पानी से भी घोल करके अलग नहीं कर सकते हैं, गर्म पानी से भी उसको अलग हम नहीं कर सकते हैं धो करके, तो हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं जैव आवर्धन, इसको जैव आवर्धन कहा जाता है। तो इसको प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो आपका डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, डीडीटी जो छिड़काव है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्नलिखित, ये जो डीडीटी है तो हम क्या बोलें कि हमारे शरीर तक पहुंच जाता है और मनुष्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, इसलिए कहा जाता है रासायनिक खाद कीटनाशी दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, जैविक खाद्यों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। अगला क्वेश्चन है 19 का, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हुआ कि सबसे पहले फसल को सबसे पहले कौन इस्तेमाल करता है, शाकाहारी। मांसाहारी तो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाता है, तो द्वितीय उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक है शाकाहारी, जो अनाज शाकाहारी, घास भूसा ये सब खाता है, मांस नहीं खाता, उसको शाकाहारी कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो आता है वो शाकाहारी जीव जंतु है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत, भूमि के अंदर जल का उदाहरण कौन है, तो भूमि के अंदर तो सभी रहता है, लेकिन जो भूमिगत का परफेक्ट आंसर आपका भूमिगत जल का उदाहरण होगा वो आपका कुआं होगा। नदी नहीं, समुद्र नहीं, तालाब नहीं, कुआं आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा आपका। आ जाइए अगला क्वेश्चन, कहता है प्राकृतिक चुनाव, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो होता है डार्विनवाद विकास कहलाता है, डार्विनवाद। डार्विन जो है विकास का सिद्धांत दिया था, मेंडल जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, लामार्क जो है जीव जंतु में कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनका अंग कुछ कट छट जाता है, टूट जाता है, तो फिर वहां से डेवलप्ड विकास करता है। ये लामार्कवाद का कहना था। जैसे छिपकली, छिपकली का जब पूंछ कट जाता है तो फिर से वो छिपकली का न्यू पूंछ निकल आता है, यानी नया पूंछ का जन्म हो जाता है। ये लामार्कवाद का सिद्धांत में आता है। तो इसमें कहता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है, मेंडलवाद तो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। अगला, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, नन। उपभोक्ता जो उपभोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक जो उत्पादन करता है। तो हरे पौधे क्या है, उपभोग करने वाला नहीं, उत्पादन करने वाला। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते। हरे पौधे उत्पादक कहलाते। अगला कहता अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण है जो अंडा उत्सर्जन होता है, जो अंडा का उत्सर्जन होता है मादा में, महिलाओं में अंडोत्सर्ग, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, उसका कारण क्या है, एलएच, एस्ट्रोजन, एफएसएच, नन। तो उसमें जो है एलएच होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, एक प्रकार का हार्मोन है। इसी हार्मोन के सेक्रेशन से अंडा का उत्सर्जन होता है। तो अंडोत्सर्ग किससे होता है, एलएच से होता है, जो एक प्रकार का हार्मोन है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं एक अंग तंत्र है, वो कहां पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो पाई जाती है अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में, ये जो है वृक्क में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वृक्क में पाई जाती है, जो आपका ब्लड को छानता है और मूत्र को अलग करता है, वृक्क, किडनी। और अगला क्वेश्चन है
आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसके संश्लेषण में यानी थायरॉक्सिन हार्मोन जब संश्लेषित होता है तो किसके वजह से होता है? उसका हेल्प कौन करता है उसको संश्लेषण करने में? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज का, क्लोरीन का, आयोडीन का। इसके पहले भी हमने चर्चा किया था। आयोडीन जो इसका है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होता है। आयोडीन के कमी के कारण, आयोडीन के अभाव के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो ये थायराइड ग्लैंड होता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और यहाँ पर सूजन हो जाती है, जिसको हम गलगंड कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, घेंघा बीमारी कहते हैं। इसलिए इसके लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है। ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो आपका 1.5 से 2 kg, आधा से 1.5 kg आपका ए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी लगभग 1.25 kg से 1.5 kg के बीच होता है। मानव ब्रेन का जो वजन होता है 1.25 kg से 1.5 kg के बीच का मामला होता है, यानी 1 kg 200 ग्राम से लेकर के 1 kg 400 ग्राम का बीच का मामला होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ये आपका काल्पनिक सीधा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर, जो गाड़ी में साइड मिरर होता है जिससे हम पीछे के चीजों को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, जो गाड़ी में साइड मिरर लगा होता है उसकी बात कह रही है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। लेंस का इस्तेमाल नहीं, दर्पण का इस्तेमाल होता है और वो उत्तल होता है, दूर ज्यादा दिखाता है वस्तु छोटा कर करके, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो आपका आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से कोई नहीं, आभासी होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। गौर फरमाएंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ए इज द करेक्ट। जूल पर सेकेंड नहीं होगा, जूल होगा। आकाश का नीला रंग होना, आकाश का जो नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किस परिघटना का परिणाम है? तो आपका वो होगा प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो नीला रंग जो है वो आपका फैल जाता है, तो प्रकीर्णन के कारण तभी जो है आपका आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई। अगर वो कलर नहीं फैलेगा तो नीला नहीं दिखाई देगा, यानी प्रकीर्णन के कारण, फैलने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और यदि हाँ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों के ग्रुपों में एकदम खूब भेजिए, खूब शेयर कीजिए, जम कर करके शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको मैं अच्छी तरह से मोटिवेट कर पाऊँ और आपको मैं अच्छी अच्छी कंटेंट को आपके लिए ला सकूं और आपकी सफलताओं का रास्ता को हम क्या करें, सुलभ कर सकें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के ग्रुप में भेजिए, सभी दोस्तों के पास भेजिए। और कहा जाता है कि जब प्रॉब्लम को देखोगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, जब प्रॉब्लम को देखोगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और यदि जब गोल को देखना शुरू करोगे, जब गोल देखना आप शुरू करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। जी हां, तो धन्यवाद। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं श्याम्स एकेडमी से अवश्य जुड़ जाएं। मल्टीपर्पज चैनल है
और लोगों के बीच शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या बाधाएं आए या किसी भी प्रकार का सलाह देना रहे या समझना रहे, सीखना रहे, सुनना रहे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं आपकी समस्या समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।